डिसीजन मेकिंग वाला टॉपिक कर रहे थे ना हम लोग। एथिकल प्रिंसिपल इन बिजनेस पढ़ते हैं। बिजनेस में जो एथिकल के प्रिंसिपल हैं कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो प्रिंसिपल इन्होंने लिखा कि राइट, हमने वैसे कल ही पढ़ लिया था। राइट जो है मेन एक प्रिंसिपल है किसी बिजनेस में, हर एक बंदे के जो राइट है उसको मिलने चाहिए। ये लिखा है राइट को देखते हुए कौन कौन से प्रिंसिपल आपके पास बनते हैं। हेयर आर द 5 ऑफ देम। कुछ प्रिंसिपल उन्होंने 5 बताए हैं। जो भी प्रिंसिपल बनेंगे कहता कंपनी के, डिसीजन आर नॉट एंटायरली बेस्ड ऑन फीलिंग, लेजिस्लेशन, रिकॉग्नाइज सोशल प्रैक्टिस एंड साइंस। हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये किसी बंदे की फीलिंग को देखते हुए बनाए जाते हैं, या किसी के धर्म को देखते हुए बनाए जाते हैं, या फिर कानून को देखते हुए बनाए जाते हैं। बहुत सारे फिलोसोफर हमेशा कहता है एथिक्स को डिफरेंट डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग बताते हैं। हर एक में कहता हर एक पॉइंट में अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस हैं। सबसे पहला जो इन्होंने आपके पास राइट्स बताया या फिर एथिक बताया, वो बताया राइट पर्सपेक्टिव। राइट पर्सपेक्टिव मीन्स हर एक बंदे को जो राइट्स हैं, मेक ऑन ऑन डिसीजन अबाउट द व्हाट सॉर्ट ऑफ लाइफ टू लिव। हर एक बंदे को कहता बोलने का चांस मिलना चाहिए कंपनी में। जो बंदा कुछ करना चाहता है, जिसको जो नॉलेज है, जो स्किल है, वो हर एक बंदे को राइट मिलना चाहिए। बिजनेस के एथिक्स हैं, क्योंकि जब बिजनेस में हर एक बंदे को अपना रोल प्ले करने के लिए बोला जाएगा तो उसका बेनिफिट उससे ज़्यादा। दूसरा, जस्टिस पर्सपेक्टिव। जस्टिस पर्सपेक्टिव में हर एक बंदे के साथ न्याय होना चाहिए। किसी भी बंदे के ऊपर आप बर्डन बेस पे काम नहीं करवा सकते। जैसे बहुत सारी कंपनी बोले भाई हम लोग भी आपको लगातार इतने घंटे काम करना है, फिक्स कर दिया गवर्नमेंट ने भी 8 घंटे की शिफ्ट है भाई, आप लोग 8 घंटे काम करवाएंगे। अगर आप किसी से एक्स्ट्रा करवा रहे हैं, वो भी उनको बोल के करवाया जाएगा कि ओवर टाइम है, अगर आप लोग करेंगे तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। फिर आता है यूटिलिटेरियन पर्सपेक्टिव। यूटिलिटेरियन पर्सपेक्टिव मीन्स किस काम को करने से उनको सेटिस्फेक्शन लेवल आएगा, मीन्स उसका यूटिलिटी लेवल भी जनरेट करवाना, ये बिजनेस का एथिक्स है। आप किसी बंदे को रखो किसी और पोस्ट पे, काम कोई और करवाओ, उसका यूटिलिटी कभी नहीं होगा, सेटिस्फेक्शन लेवल कभी जनरेट होगा, तो उसका सेटिस्फेक्शन लेवल भी कंपनी में लेके आना है, ये भी इफेक्ट करता है। क्योंकि अगर बंदा सेटिस्फाइड नहीं होगा तो कंपनी छोड़ के जाएगा। तो बिजनेस एथिक यही बोलते हैं कि बंदे की सेटिस्फेक्शन लेवल होना भी जरूरी है। नहीं बंदे को समझ आ रहा उसको ट्रेनिंग देंगे, या फिर उसको पार्ट टाइम में कुछ नौकरी और स्किल देंगे ताकि बंदा सीखे काम पूरी कर सके। एक लास्ट है दी वर्चुअस पर्सपेक्टिव। वर्चुअस पर्सपेक्टिव मतलब ये इन्होंने बोला है कि हर एक बंदे को अपनी ह्यूमैनिटी में डेवलप होने के लिए, मीन्स जो बंदा जिस काम के लिए आया है कंपनी में, उसको डेवलपमेंट के चांस मिलने चाहिए। उसके स्किल्स को देखते हुए अगर उसको लगता है कुछ कंपनी के लिए अलग कर सकता है, तो बंदा अगर किसी कंपनी में किसी के लिए रोल मॉडल बनना चाहे, जो सभी काम को कोई अलग तरीके से करके दिखा सकता है, तो वो भी उसको कंपनी में चांस मिलना चाहिए। लास्ट में एथिक्स ऑफ केयर पर्सपेक्टिव। केयर पर्सपेक्टिव का मतलब कि अपनी सेटिस्फेक्शन लेवल को देखते हुए, कई बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कंपनी में जैसे कि स्ट्रेस फील करना स्टार्ट करते हैं। बंदों को काम में स्ट्रेस फील ना हो, फ्री बर्ड मतलब फ्री ऑफ माइंड अपना काम कंप्लीट करे। बहुत सारे लोग ज़्यादातर कंपनियों में काम करने से या कहीं पर भी काम करने से स्ट्रेस फील करते हैं, जिससे उनको बहुत सारी प्रॉब्लम जैसे बीपी, हार्ट अटैक या टेंशन रहती हैं। तो ऐसी सिचुएशन कंपनी में ना हो, ये भी बिजनेस का एथिक्स है। बंदा फ्री ऑफ माइंड कंपनी में काम कर सके, अपनी केयर में बंदा खुद ईजिली बेस पे कर सके, उसको बेनिफिट उसका ज़्यादा मिलेगा। उसको जो फैसिलिटीज़ जैसे कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन रिगार्डिंग, या फिर ट्रांसपोर्टेशन रिगार्डिंग, या फिर फैमिली इंश्योरेंस रिगार्डिंग, जो भी फैसिलिटीज़ हैं वो मिलनी चाहिए, वो मिलती है। उसके बाद है इंटीग्रेटिंग यूटिलिटी, राइट्स, जस्टिस एंड केयरिंग। इन सभी चीज़ों का कहता आप कंपनी में बेनिफिट तब भी हो सकता है। ये 4 गारंटी जिन्होंने बोला कि यूटिलिटी एक तो सेटिस्फेक्शन लेवल हो गया, राइट्स हो गए बंदे के हक हो गए, जस्टिस हो गया न्याय हो गया, और केयरिंग कंपनी में प्रॉपर उसके बंदे केयर होनी चाहिए। ये सारे मेन रूल हैं कंपनी में जो हम बोल सकते हैं बिजनेस एथिक्स में काम करते हैं। इसके लिए उन्होंने चारों के लिए बहुत सारा आगे डिफाइन किया है। मोस्टली अगर कंपनी इन सभी चीज़ों को लेकर चलेगी तो कंपनी को बेनिफिट उसमें मिलता है। फिर उसके बाद आपके पास आ रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग। अगर मान लीजिए आप कंपनी में डिसीजन मेकिंग करना चाहते हैं तो कितने तरीके से की जा सकती है? 2 तरीके से इन्होंने बताए हैं, नॉर्मेटिव थ्योरी में, एक डिस्क्रिप्टिव थ्योरी। नॉर्मेटिव थ्योरी क्या होती है? जिसमें नॉर्म्स क्लियर हो जाती हैं, किस किस तरीके से, जैसे बोलते हैं नॉर्म्स क्लियर कर देंगे हमें, कौन कौन से बंदे होंगे, कौन कौन से सोच के अकॉर्डिंग डिसीजन शुरू लेंगे। डिस्क्रिप्टिव थ्योरी होती है जिसमें क्वांटिटी ली जाती है, हर एक चीज़ को डिफाइन किया जाता है डिसीजन लेने के लिए, इसमें इतना बेनिफिट है, इसमें उतना बेनिफिट है, उस चीज़ को बोलते हैं। नॉर्मेटिव थ्योरी में इंडिविजुअल डिसीजन भी होते हैं, ग्रुप डिसीजन भी होते हैं। सबसे पहले इंडिविजुअल डिसीजन की बात करते हैं। इंडिविजुअल डिसीजन जैसे क्लासिकल इकोनॉमिक्स, शायद हमने क्लासिकल इकोनॉमिक्स पढ़ा हुआ है, शायद आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स या मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्लासिकल थ्योरी पढ़ी होगी, शायद आपने, मे भी आपके माइंड में हो। क्लासिकल थ्योरी क्या बोलती थी? बंदे को कंपनी में जितना आप ज़्यादा सेटिस्फेक्शन लेवल दोगे, जो उसकी हायरार्की ऑफ नीड्स है, सोशल नीड्स, उसकी फैमिली नीड्स हम बोल सकते हैं, प्लस लिविंग नीड्स, जो उनको मतलब हर एक बंदे को रोटी कपड़ा मकान वगैरह चाहिए, अगर आप उन चीज़ों को कंप्लीट करते हो तो कंपनी का ये एथिक्स है, कहता है कि सभी बंदों को करना ही पड़ेगा। कोई कंपनी उसको नहीं कंप्लीट करती
अगर इसके ऊपर डिसीजन नहीं लेती तो मे बी कंपनी लॉस में जाती। नॉर्मेटिव थ्योरी में हमने स्टैटिकल्स भी पढ़े हैं, स्टैटिस्टिकल मीन, मोड, मीडियन, नंबर ऑफ ग्रुप के लिए कौन सा ऐसा बंदा होगा जो सबको रिप्रेजेंट करेगा, जब कौन सा ऐसा, क्योंकि स्टैटिकल थ्योरी यही बोलती है किसी एक बंदे को जिम्मेवारी दो जो सभी बंदों में रिलेशनशिप बना के रखे। अगर कंपनी में ये चीज़ होंगी तो कंपनी में सब लोगों को बेनिफिट होगा, अगर मान लीजिए कंपनी में ये कुछ नहीं है तो कंपनी उसमें लॉस भी हो सकता है। उसके बाद हमारे पास लास्ट में ग्रुप डिसीजन में, ग्रुप डिसीजन जैसे कि गेम थ्योरी, कंपनी में कहता है हम कोशिश किया जाए भी ऑलवेज ग्रुप में काम करेंगे। तो जैसे गेम मान लो सभी इंडिविजुअल को एक चांस मिले, अलग अलग डिपार्टमेंट्स अपनी कंपनी में एक कमेटी बनानी है, कोई एक ग्रुप बनाना है जो डिसीजन मेकिंग के लिए, तो सब लोगों को अगर जो स्किलफुल पर्सन होंगे सबको सेलेक्ट किया जाए तो उसका कंपनी को बेनिफिट ज़्यादा होगा, उस तरह से वो डिसीजन की जा सकती है। वेलफेयर इकोनॉमिक्स, वेलफेयर इकोनॉमिक्स मीन्स हम लोग हमारी कंपनी के लिए क्या क्या अच्छा हो सकता है सभी लोगों से राय ली जाए, जैसे कि बोले इंटरव्यू, क्वेश्चनर या सर्वे किया जाए तो उसका बेनिफिट कंपनी को ज़्यादा होगा, तो डिसीजन लेने अच्छे होंगे उसमें भी कंपनी को। उसके बाद पॉलिटिकल, पॉलिटिकल मीन्स मान लो कंपनी में कुछ टॉप मैनेजर बैठे हैं उनको जिम्मेवारी दी जाए, वो अपने आप ही कंपनी में परफॉर्मेंस रिकॉर्ड करेंगे, पॉलिटिकल लेवल पे चेक करेंगे, जो बंदा उनको लगता है कि बेस्ट है तो वहाँ पर भी डिसीजन लिए जा सकते हैं। ये जो थ्योरी है सारी नॉर्मेट थ्योरीज है। नॉर्मेटिव मीन्स नॉर्म्स देखे जाएंगे किस बेस पे कोई काम कंप्लीट हो, डिसीजन इस हिसाब से लिए जा सकते हैं। उसके बाद डिसीजन थ्योरी हमारे पास जो आती हैं वो आती हैं डिस्क्रिप्टिव, जिसमें क्वांटिटी की रिगार्डिंग बात की जाएगी। सबसे पहले इंडिविजुअल की बात करते हैं। इंडिविजुअल में हमेशा एक्सपीरियंस, जो बंदे एक्सपीरियंस वाले होंगे उन्हीं को चांस मिलेगा डिसीजन लेने के लिए, वही डिसीजन मेकिंग में काम आते हैं। लर्निंग, जो बंदों ने स्पेशल कुछ लर्निंग किया होगा, मीन्स कुछ सीख के आए हैं, नई एक्चुअल में जो स्टडी फील्ड की है, उसी बंदे को एक्सपर्ट को बोला जाएगा कि आप डिसीजन लीजिए। वही बंदा, जैसे कंपनी में मोस्टली मैनेजर ही डिसीजन लेते हैं, लेकिन मैनेजर के साथ अगर कोई बंदा आएगा तो उस बंदे को चांस मिलेगा जो उस बंदे ने उस फील्ड में कोई स्टडी की होगी या कुछ ना कुछ उस फील्ड में उसने सीखा होगा। उसके बाद सर्वे ऑफ वोटिंग बिहेवियर, सर्वे किया जाएगा, आपके पास नंबर ऑफ अल्टरनेटिव्स होंगे, कौन से पर्सन जो हमारी कंपनी में ज़्यादातर किसके फेवर में वोटिंग कर रहे हैं वो डिसीजन सेलेक्ट कर लीजिए। मान लो हमारी कंपनी में होता है कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने 4 क्वेश्चन आंसर हैं, इस मेथड को अप्लाई करके सॉल्व किया जा सकता है, बंदों की राय ली जाएगी, जिसके फेवर में ज़्यादा वोटिंग होगी उसको बोलते हैं कि क्वांटिटी में हमेशा काम। उसके बाद हमारे पास आता है ग्रुप डिसीजन। ग्रुप डिसीजन की बात करें तो सोशल फिर साइकोलॉजी, जितने कंपनी बंदे काम कर रहे हैं उन सभी का बिहेवियर पर टिक किया जाए, उनका सोशली लेवल किस हिसाब से कंपनी में कैसे विचर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जब डिसीजन लिया जाता है। उसके बाद है पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस सेम वही, पॉलिटिकल लेवल के लोग जैसे कंपनी में होंगे, मैनेजर हो गया, सुपरवाइजर्स हो गया, एग्जीक्यूटिव्स हो गए, वो डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल से कंपनी में रैंकिंग या फिर परफॉर्मेंस रिकॉर्ड करेंगे, जो उनको बेनिफिट लगते होंगे उनको आगे डिसीजन ले सकते हैं। ये दोनों थ्योरी के बारे में उन्होंने आगे कंप्लीट करके बताया हुआ है। नॉर्मेटिव थ्योरी में इन्होंने ये चीज़ें भी बताई हैं, नॉर्मेटिव थ्योरी के कुछ प्रिंसिपल्स जिसके बारे में हमने पहले ही बात कर लिया। राइट्स, ड्यूटी, जो बंदे की राइट्स हैं उसको कंप्लीट होना चाहिए, हर एक बंदे के साथ न्याय होना चाहिए, जस्टिस होना चाहिए, कभी भी किसी बंदे को ज़बरदस्ती आप कंपनी में काम नहीं करवा सकते, जो बंदा किस चीज़ के लिए कंपनी में आया है उसी को वो काम कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद इन्होंने स्टीवर्डशिप में इन्होंने बोला कंपनी के जो भी बंदे आएंगे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर होनी चाहिए, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बंदा फुलफिल करे उसका कोई बर्डन नहीं होना चाहिए काम, बंदा अपनी केयर खुद कर सके, इस तरह से कंपनी में सिस्टम बढ़ाना ज़रूरी है। डिस्क्रिप्टिव मॉडल, जिसके बारे में हमने पहले बात कर लिया कि सारी चीज़ें जिसमें डिस्क्राइब की जाती हैं, क्वांटिटी बेस पे डिस्क्राइब करते हैं, इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट स्टेज बताई हैं जिसके बारे में हमने पहले पढ़ लिया, इंडिविजुअल बेस पे भी और ग्रुप बेस पे भी। लास्ट में आपके पास एक मॉडल है कोलबर्ग मोरल डेवलपमेंट मॉडल। कोलबर्ग जो मोरल डेवलपमेंट मॉडल है, कहता किसी बंदे के अगर डेवलपमेंट मॉडल आप समझ जाते हो, वैसे तो इसमें क्या मोस्टली आती है, जैसे बुक इन्होंने जैसे बिहेवियर प्रेडिक्ट में बताई हुई है। कोई भी बंदा कहता है अगर मान लो कम जब मार्केट में सॉरी पैदा होता है तो उसकी वैल्यूज वैसे ही जनरेट हो जाती है, उसकी मोरल कैसा कहते हैं सब जनरेट होनी स्टार्ट होती है। हमने वैल्यू तो समझ लिया, कोई बंदा जिस बंदे क्या समझते हैं मेरे राइट है रॉन्ग है वो चीज़ है, मोरल क्या होती है जिस चीज़ पे बंदे को विश्वास होना स्टार्ट हो जाता है, ऐसे ही होता है। तो किसी बंदे कहता है अगर आप देखोगे अप्रोक्सीमेटली एज, सबसे पहले जो बंदे को मोरल उसकी जनरेट होती हैं वो 2 साल के लगभग होती हैं, जब बंदा कहता सेंसरी मोड में आता है, मीन्स हम ऐसे बोल सकते हैं कि आपका बिहेवियर जब 2 साल के बच्चे को समझ आना लग जाता है भी कौन सी चीज़ मेरे लिए सही है या कौन सी चीज़ नहीं सही है, क्योंकि 2 साल तक के बच्चे को तो ये होता है भी आराम से खेलता रहेगा कुछ भी करता रहेगा, 2 साल के बाद उसको फीलिंग आनी स्टार्ट हो जाती है कि मेरे को ये चीज़ें सही हैं, मेरी चीज़ें वो चीज़ें बाहर है। उसके बाद 4 से 7 साल के बच्चे को मतलब प्री ऑपरेशनल में ले सकते हो आप, जैसे हम बोलें उसको ऑब्जेक्टिव, बिगिनिंग, यूसेज ऑफ लैंग्वेज, उसको लैंग्वेज कहाँ पर कैसी यूज़ करनी, क्योंकि
2 से 4 साल के बच्चे के लिए तो कुछ भी बेनिफिट, उसको तो कुछ भी बोल देते हैं बच्चे। आप देखेंगे फैमिली लेवल में देखेंगे तो बच्चों को कुछ भी सिखाओ, कहीं पर भी कुछ भी बोल देंगे। जब बच्चे 7 साल तक की उम्र के पहुँचते हैं फिर उनको समझ आ जाती है कि कौन सी चीज़ हमने किस एरिया में कैसे बोलनी है, तो वहाँ पर भी मोरालिटी होती है। उसके बाद 7 से 11 साल में जब वो कॉन्सेंट्रेट करना स्टार्ट करता है, कॉन्सेंट्रेट करना बोल सकते हैं बंदे को, थिंकिंग, लॉजिकल लैंग्वेज, कम्युनिकेशन प्रॉपर तरीके भी आती है। बच्चे स्टार्ट करना, पढ़ना स्टार्ट करते हैं, सोचना स्टार्ट करते हैं, अपने लिए सोचना देखेंगे फ्यूचर में वाले क्या बेनिफिट होता है। ये 7 साल की 11 साल की उम्र के बीच बीच में आता है, जिसको हम ऑपरेशनल लेवल भी बोल सकते हैं। लास्ट में आता है फॉर्मल ऑपरेशन 11 ईयर्स ऑनवर्ड, 11 साल के बाद जब बच्चे को ऑपरेशन पता लग जाता है, मीन्स मार्केट में कैसे विचरना है। इसमें मैंने लिखा भी है डेवलपमेंट ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। जब बच्चे को मार्केट में एक्चुअल में पता लग जाएगा वो किस फेवर से क्या चीज़ें हमारे लिए बेनिफिट हैं, कौन सी चीज़ हमारे लिए नुकसान चल रही है, मीन्स मार्केट में एकदम से जनरेट हो जाएंगे। कभी भी किसी बंदे की आप क्या तब भी लेवल के डिफाइन करने जाओगे तो ये सारी उसकी क्या पर्सनैलिटी स्टेज ही हैं, 4 स्टेज इन्होंने आगे लिखी हैं। आप इनको 4 स्टेज को इसी चीज़ में डिसाइड कर सकते हैं। पहली स्टेज 2 साल तक के लिए, दूसरी स्टेज 4 से 7 साल के लिए, तीसरी स्टेज 7 से 11, उसके बाद 11 से ऑनवर्ड। ये था आपका टॉपिक जो हुआ खत्म। नेक्स्ट टॉपिक आपका है एथिकल डिलेमनस। एथिकल डिलेमनस क्या होता है? जब हम किसी चीज़ के ऊपर कंपनी में डिसीजन लेने की बात करते हैं, हमारे पास दो ऑप्शंस हमारे पास डिसीजन मेकिंग काज में 2 ऑप्शन होती है, और दोनों ऑप्शन में किसी भी चीज़ के ऊपर सहमति जब नहीं बनती उस प्रोसेस को बोलते हैं एथिकल डिलेमनस। हम एथिकल बेस पे कोई डिसीजन लेने जा रहे थे, कंपनी में हमें लगा कि इस चीज़ के ऊपर सोच के कोई नया रूल्स एंड रेगुलेशन हमने बनाना है, तो जो चीज़ें हमारे पास निकल के आई उसके ऊपर हम लोग वोटिंग करने जा रहे हैं या फिर सर्वे करने जा रहे हैं, दोनों के ऊपर प्रॉपर ओपिनियन बनती नहीं है, ना दोनों के ऊपर किसी की सहमति बनती है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं एथिकल डिलेमनस। जब हम एथिकल स्टैंडर्ड बनाने में फेल हो जाते हैं इस प्रोसेस को बोल सकते हैं एथिकल डिलेमनस। इन्होंने पॉइंट लिखे भी हैं। एथिकल इशू क्या हो सकते हैं? सबसे पहले एन ऑप्शन फॉर द रिक्वायरमेंट मेक डिसीजन मस्ट बी प्रेजेंट टू द एजेंट। जैसे हम बोलें कि हमें लगता है कि कोई भी चीज़ थी, हम कोई एथिकल डिसीजन बनाने जा रहे हैं, एजेंट को सबसे पहले प्रेजेंट करनी है। एजेंट आगे क्या, एजेंट मस्ट बी एबल चूज फ्रॉम वैरायटी ऑफ ऑपरेशन ऑप्शन। एजेंट के पास बहुत सारी ऑप्शन होती हैं, जब उसको सिलेक्ट करना है डिसीजन फिर नहीं बन पा रहा। तीसरी वो बोल रहे हैं कि एजेंट अंडरस्टैंड द ऑल वाइबल ऑप्शन फ्रॉम द कॉम्प्रोमाइज सम पर्सनल एथिकल स्टैंडर्ड वाइबल। जब एजेंट जो है बहुत सारी ऑप्शन को खुद समझ के फिर डिसीजन को सोचेगा। लेकिन एक्चुअल में सिंपल सी वर्ड में बात करें कि जो भी ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, जब उनके ऊपर सहमति नहीं बनती है तो उस चीज़ को बोलते हैं एथिकल डिलेमनस। इन्होंने कुछ पॉइंट्स ही बोले हैं। इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन आर एथिकल स्टैंडर्ड्स आर मोर फ्रेमवर्क टू गाइड द डिसीजन मेकिंग डिफरेंस बिटवीन राइट्स एंड रॉन्ग। कंपनी में राइट्स और रॉन्ग चीज़ों को समझने के लिए बहुत सारे डिसीजन लिए जाते हैं। बहुत सारे बिजनेस के एथिक्स भी कदम दिखाए हैं। टेलिंग इट लाइक इट, एक्सेप्टेबिलिटी, अकाउंटिंग फॉर वन कंडक्ट, ऑब्जर्विंग कंपनी गाइडलाइंस, परफॉर्मिंग प्रोफेशनल ड्यूटीज, मेकिंग प्रॉमिसिंग एंड कीपिंग देम। ये सब कुछ कंपनी में कहता है एथिकल्स हैं, एथिक्स बने हुए हैं। सब लोगों का ध्यान रखो, सब कुछ सेफ्टी के लिए काम करो, कंपनी में सब लोगों को बेनिफिट मिलना चाहिए, किसी की परफॉर्मेंस डाउन नहीं चाहिए, सब लोग जो है कानून को मान के चलें, किसी एक चीज़ के लिए सब लोग एक्स्ट्रा काम करें, कंपनी के जो ऑब्जेक्टिव है उनके लिए काम किया जाए, टॉप प्रायोरिटी उसी चीज़ को दी जाए, जो कस्टमर है उनको दिया जाए, सब लोगों को एक जैसा ट्रीट करो। कंपनी में लॉन्ग टर्म प्रैक्टिस वाले बिजनेस को आगे बढ़ा के चलो, मीन्स कंपनी डाउन होना हो, कभी फ्यूचर में बढ़ती चली जाए। प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के बारे में सोचो। प्रिवेंटिव लेआउट, कंपनी का जो लेआउट है उसे, ये सब भी बिजनेस के एथिक्स बने ही हुए हैं, पहले से ही बने हुए हैं। अगर मान लीजिए इसमें क्या था, किसी चीज़ के बारे में हम सोचें, कई बार इसमें चीज़ें डिफिकल्टीज आती हैं, जैसे बोलो कि एम्प्लॉय में फाइंड देमसेल्फ इन द सिचुएशन वेयर लाइंग और ब्रेकिंग द लॉ बी टू सर्व अदर इंपॉर्टेंट गोल्स सच एज इंक्रीजिंग अर्निंग और अवॉइडिंग लेआउट। कंपनी में क्या था, कई बार ये प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जैसे एम्प्लॉयज़ ही हैं, उनको बोला जाए भी आप लोग जो कंपनी गोल उनको अचीव कीजिए, साथ में कोई और गोल भी बता दी जाए उनको अचीव करना है। अभी क्या हो गया, हमारे पास 2 ऑप्शन हो जाती है, किस दिशा में जाएँ, दोनों में डिसाइड ही नहीं पाता। अवॉइडिंग ले ऑफ, कंपनी में आराम नहीं करना है, तभी छुट्टियाँ नहीं करनी है। एम्प्लॉय बोलता है मुझे छुट्टियाँ करनी है, हम दोनों जगह फंस जाते हैं। छोड़ेंगे तो भी काम गड़बड़, छुट्टी करेंगे तो भी काम गड़बड़ हो जाती है। तो ऑफिशियल मीन्स कंपनी में एथिक्स सेटअप ही नहीं हो पाते हैं, उस चीज़ को बोलते हैं एथिकल डिलेमनस। एथिकल डिलेमनस के लिए इन्होंने आपके पास 2 स्टडी जैसे एग्जांपल के तौर पे बताई हुई हैं। केस स्टडी टेलिंग द ट्रूथ, सच बोलना भी एक कहता है कंपनी में एथिकल स्टैंडर्ड है। इसके ऊपर प्रॉपर ओपिनियन नहीं बनती, हम लोग बोल देते हैं बंदों को सच बोलो, कहते हैं ऑप्शन तो आप बोलो, कोई बंदा बोल कुछ है कंपनी में क्यों नहीं आए, कोई भी बंदा होगा भी सच से बोलने वाला नहीं है। हर एक बंदे के अंदर
जजमेंट अपनी अपनी राय होती है, तो उसी हिसाब से चलते हैं। तो ये इन्होंने केस स्टडी उसके ऊपर ही बनाई हुई है। दूसरी, स्टे न्यूट्रल और नॉट, लगातार एक काम के ऊपर जुड़े रहो या नहीं जुड़े रहो, ऐसा हो नहीं सकता। जैसे हम बोलेंगे कस्टमर टू कस्टमर, हम बिजनेस में बात करना चाह रहे हैं कंज्यूमर टू कंज्यूमर, बिजनेस टू बिजनेस, लगातार एक चीज़ में जुड़े नहीं रह सकते आप। जिन कस्टमर, मान लो आप ही कंपनी में काम कर रहे हो, हमें 2 काम सेलेक्ट करने के लिए बोले जाएँ, हम लोग क्या करेंगे कि जहाँ हमें बेनिफिट ना जाए, कभी उधर चलेगा कभी उधर चलेगा। कंपनी बोलती है एक दिशा में काम करो, तो वहाँ पे प्रॉब्लम जनरेट होती है। तो एथिकल जिम्मेदारी आती हैं, बिजनेस में ऐसी प्रॉब्लम्स रहती हैं। लेट अस लुक, अगले पेज पे देखेंगे तो केस स्टडी थी। लेट अस लुक सम मोर एग्जांपल ऑफ एथिकल डिलेमिनेस इन बिजनेस। कुछ एग्जांपल इन्होंने बनाई हुई हैं भी किस हिसाब से एथिकल डिलेमिनेस आता है। सबसे पहले, यूर कोवर्कर रिक्वेस्ट दैट यू cover for him so that may leave work early to attend his son's softball game. Do you agree with him? Would you remain silent if he went anyway? आपके साथ जो कोवर्कर काम कर रहे हैं वो आपको बोलते हैं कि आज उसको जल्दी चले जाना है क्योंकि अपने बच्चे के साथ सॉफ्टबॉल गेम जो उसने वो खेलनी है, आप सब कुछ संभाल लेना है। क्या आप उसके साथ एग्री होंगे? क्या होंगे? या फिर जब वो बंदा चला जाएगा कि आप लोग साइलेंट रहेंगे? तो ऑप्शन हो गई, या तो उसी टाइम मना कर देते। अगर साइलेंट रहेंगे तो बाद में गुस्सा करने का कोई बेनिफिट नहीं। तो एथिकल डिलेमिनेस वहाँ पे होता है, क्योंकि जो आपका काम था आप तो कंप्लीट करोगे, किसी और बंदे को काम को आप जिम्मेवारी दे दो भी मैं कर लूँगा, जब वो चला गया बाद में आप प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। तो वहाँ पे कंपनी में जो बिजनेस एथिक्स हैं वो फेल हो जाते हैं, क्योंकि कंपनी तो बोलती है अपना काम सबको कंप्लीट करना है। आप किसी बंदे की हेल्प कर रहे हो लेकिन फिर बाद में बोल दो कि हमें नहीं करनी भाई, वो जब चला गया उसके बाद रोस्ट बिहेवियर लेके आ रहे हो तो प्रॉब्लम जनरेट होती है। उसके बाद उन्होंने कही, you are going to sign a contract with a major new customer for more than 50,000. Your supervisor is under a great deal of pressure of book sales. He summons you to his office and informs that he is carrying your trade. He requests that you put the income from your deal in sale figure from the quarter ending tomorrow. You know the contract is solid, but the customer is out of town. Would be able to sign if the end of the week. So what exactly you? कहता भी आप लोग मान लीजिए कोई मेजर कॉन्ट्रैक्ट है उसको साइन करने जा रहे हो जिसमें अमाउंट 50,000 से ज़्यादा की है। आपका जो सुपरवाइज़र है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, ग्रेट प्रेशर है कि सेल को इंक्रीज़ करने का। वो आपको मैं कंपनी में सम्मन भेजने का मतलब हो गया। अभी कंपनी में आपको बुलाता है, ऑफिस में बुलाता है और आपको बोलता है कि भाई जो आप कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हो उसको मेरी सेल में साथ में ऐड कर दो। कहता आप देखते हो कि सॉलिड कॉन्ट्रैक्ट है कि मैं अगर सुपरवाइजर के साथ मिल के काम करूँगा तो अगर इसकी सेल बढ़ाऊंगा तो मेरी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। लेकिन फिर आपके माइंड में आंसर आता है कि जिस कस्टमर से मैंने कॉन्ट्रैक्ट करना है वो कस्टमर आउट ऑफ टाउन है, बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं। क्या मुझे वहाँ पे कहता जाना चाहिए? क्या मैं इस हफ्ते के बीच बीच में उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लूँगा? होगा भी या नहीं हो सकता। जब 2 दिशा में चलेगी, दोनों के ऊपर सहमति बनी नहीं, तो भी बिजनेस एथिकल वहाँ पे भी फेल हो जाएंगी। क्योंकि बिजनेस तो ये बोलता है कि अगर आपको काम कंप्लीट करना है तो जिस लाइन में आप चल रहे हो, आपको बोला गया कि आप कस्टमर से मिलो, 50,000 का कॉन्ट्रैक्ट है, आपका सुपरवाइजर आपको बोल रहा है कि मेरे साथ चलो, तो वहाँ पे गड़बड़ क्रिएट होगी। अब कहाँ किस दिशा में जाएं, तो बिजनेस एथिक्स वहाँ पर भी फेल होते हैं। उसके बाद एक पॉइंट इन्होंने और भी लिखा है, कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग दी विच फ्रॉम योर प्रोड्यूसर्स हैज डिक्रीज बाय 50%. वन ऑफ योर क्लाइंट्स to know this since he is best friend your company vice president of production request discount in user. कंपनी में कहता है अभी जो प्रोडक्शन चल रहा है उसमें कहता है 50% तक का हमें ऐसा लगता है कि हमारी जो कंपनी की प्रोडक्शन है डाउन हो चुकी है। आपका भी कस्टमर सैम है जो आपका फ्रेंड रहा है, मीन्स हम ऐसा बोल सकते हैं कि जूनियर या ओल्डर फ्रेंड हमारा रहा है, वो कंपनी से सामान खरीदता है और आपको बोलता है कि भाई मैं आपसे सामान ले रहा हूँ तो मुझे 50% जो भी डिस्काउंट बनता है वो मेरे को डिस्काउंट दिलवाओ। अभी कंपनी बोलती है कि आप लोग किसी को भी डिस्काउंट नहीं दोगे, हम लोग किसी के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं रखेंगे, आप लोग प्रॉपर मार्केट में काम करो, हमारी जो पहली प्रोडक्शन डाउन हुई है हमें उस प्रोडक्शन को बढ़ाना है। आपका फ्रेंड बोल रहा है कि मुझे डिस्काउंट दो, अभी आप इस दिशा में फंस गए, अभी कंपनी की सुने या अपने फ्रेंड की सुने। आप बोलते हो कि मैं फ्रेंड को मना भी नहीं कर सकता, कंपनी में नहीं कर सकता, तो यहाँ पे प्रॉब्लम जनरेट होती है। ऑलवेज कंपनी में जो रूल्स एंड रेगुलेशन बने उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है। आप अपने कोवर्कर्स फ्रेंड्स को साथ में लेके नहीं चल सकते। यहाँ पे बिजनेस एथिक्स जो है अलाइनमेंट्स में आ जाता है कि जब 2 ऑप्शन आ गई तो आप फंस गए, कहीं पर भी सहमति नहीं बनती। It is against company policy co-workers get romantically involved. You attend this church as some have some different department from find yourself attached with some. Do you intend to keep the connection going? कहता है ये कंपनी में प्रॉपर क्लियर है कि आप किसी भी बंदे के साथ रोमांटिकली इन्वॉल्व नहीं हो सकते। मीन्स आप बोलोगे हम लोग कहीं घूमने चले गए, कंपनी के टाइम पे थे, हमारे साथ कोई बंदा अदर कास्ट का में मिल गया, हम लोग चर्च में चले गए, क्या लगातार कदा भी आप इस चीज़ के ऊपर आगे बढ़ेंगे? 2 ऑप्शन है। आपको पता है कि आप लोग किसी और धर्म से जुड़े हैं, जो आपको बंदा मिला वो चर्च में मिला, आप लोग उसको बोलोगे परमानेंट उसके साथ आगे बढ़ सकोगे? क्या आपकी फैमिली आपको उस चीज़ के लिए अलाउ करती है?
हम लोग दो दिशा में बढ़ जाते हैं। ये भी इन्होंने बिजनेस एथिक्स में बोला हो कि आप लोग ऐसा नहीं कर सकते, एक ही लेवल पे सोचना पड़ेगा। जब दोनों ऑप्शन पे सहमति नहीं बनती तो वहाँ पे एथिकल फेल्स हो जाएंगे। योर बेस्ट बडी वर्क एज वाइस प्रेसिडेंट वन ऑफ द कॉर्पोरेशन विच योर कंपनी कंडक्ट बिजनेस, यू टेक हर आउट टू लंच, कैच अप द पर्सनल मैटर्स एंड यू पे फॉर इट। डू यू क्लेम सच इज ए बिजनेस लंच, सेंड द रिसिप्ट इन द रिम्बर्समेंट। आपका कहता कोई कंपनी का जो सॉरी आपका जो फ्रेंड है किसी कंपनी में प्रेसिडेंट लगा हुआ है, और जिस बिजनेस को आप देख रहे हैं उसमें ही लगा हुआ है, जिस बिजनेस में आप काम कर रहे हैं, आप क्या करते हैं अपने फ्रेंड को बाहर ले जाते हैं, घुमाते हैं, लंच लंच करवाते हैं, उसका बिल भी आप ही पे करते हैं। कहता है ये जो बिल आपने अपने फ्रेंड के लिए दिया, क्या आप कंपनी में उसकी स्लिप रीइंबर्समेंट के लिए देंगे? आप बोल सकते हैं कि ये बिजनेस लंच था। दो ऑप्शन आ गई ना। बिजनेस लंच बोलेंगे तो बोलेंगे कि किस बेस पे ले गए प्रेसिडेंट को। फ्रेंड लंच है तो हम उसकी रिप्लेसमेंट नहीं कर सकते, रिइंबर्समेंट नहीं ले सकते। मोस्टली तो ना कंपनी के काम के लिए जाओ, कहीं खाना पीना हो, स्लिप लेने से कंपनी से पैसे मिल जाते हैं। तो यहाँ पे दो ऑप्शन आ गई। वो पैसे अब कैसे लिए जाएँ? कंपनी से तो ले नहीं सकते। अगर कंपनी के लिए बोलोगे हमने लंच किया, अभी स्पेशल कंपनी के लिए मीटिंग थी, तो बोलेंगे किस चीज़ की मीटिंग थी, डिसाइड करना मुश्किल हो जाएगा। आपने कुछ और बोल दिया, आपके फ्रेंड ने कुछ और बोल दिया, तो गड़बड़ जनरेट हो जाएगी। तो यहाँ पर भी एथिकल फेल होते हैं। मीन जब दो ऑप्शन के ऊपर आपको डिसीजन लेना है, लेकिन अब सहमति किसी चीज़ के ऊपर नहीं बढ़ती, तो वहाँ पे बंदा फेल हो जाता है। एथिकल डिलेमा क्लियर हो गया, ये पॉइंट्स हम देखेंगे तो वहाँ से क्लियर हो जाता है। फिर आता है टाइप्स ऑफ एथिकल डिलेमिनेंस। जो एथिकल डिलेमिनेंस दो ऑप्शन पे ऊपर सहमति नहीं बनती, कितने प्रकार किस प्रकार की होगी? सबसे पहले वर्क प्लेस हरासमेंट एंड डिस्क्रिमिनेशन। कंपनी में जब आप लोग काम कर रहे हैं दो चीज़ें आती हैं। डिस्क्रिमिनेशन होता है भेदभाव, हरासमेंट होता है कि बंदों को काम ना करने दिया जाए। ये दो ऑप्शन आते हैं, दोनों में किस जगह पे हम लोग फंस गए भाई? हम बोलें कि आप बोलेंगे ये बंदा मुझे हरासमेंट कर रहा है, मुझे कंपनी में काम करने नहीं दे रहा। बाद में जब आपसे ऑप्शन निकल के आती है तो वो आता है डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, भेदभाव हो रहा है। तो दोनों चीज़ों में जब फंस जाते हैं, डिसीजन किसी चीज़ के ऊपर नहीं बनता, तो इस हिसाब से कंपनी में डिलेमिनेंस निकलता ही है। क्योंकि एथिकल फेल है, वैसे तो दोनों तरीके से ही फेल है एथिकल, क्योंकि बिजनेस एथिक्स से है ना, तो हरासमेंट होनी चाहिए ना ही किसी बंदे के साथ भेदभाव होना चाहिए। लेकिन आप दोनों चीज़ों में फंस गए, सहमति किसी चीज़ के ऊपर भी नहीं बन रही, ना आपको पता कि आप हरासमेंट हो रहे हैं या फिर भेदभाव हो रहा है, तो वहाँ पर भी एथिकल निकल के आते हैं। इसके रीजंस क्या होते हैं? हो सकता है कि एज मैटर करती है, डिसेबिलिटी, मान लो आपकी एज 40 से ज़्यादा है, वहाँ पे भेदभाव होगा ही होगा। हैरासमेंट आपको ज़्यादा होगी, क्योंकि कंपनी में आपकी एज जो बॉडी जो है उससे आपकी नहीं रहती कि आपको वो से काम करने होंगे। जब 40 के बाद चले जाते हैं तो शरीर जो है नॉर्मल नहीं रहते, उसके बाद थोड़ी थोड़ी एक ओल्ड एज में बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो उतना बंदा जो पहले काम कर रहा होता है, मतलब हम बोलते हैं अडल्ट एज में, वैसे काम नहीं कर पाता। फिर आपको लगता है कि मुझे ये काम मिलना चाहिए, लेकिन आपको वो काम नहीं मिलते, ये चीज़ें वहाँ पे निकल के आती हैं। उसके बाद आप बोलेंगे डिसेबिलिटी, हाँ मान लो आपको किसी प्रकार की डिसेबिलिटी है, आपका कोई शरीर का कोई अंग प्रभावित है, तो वहाँ पे आपको हरासमेंट लगेगी लगेगी। अगर आपको ज़बरदस्ती वो काम करने के लिए बोला जाएगा। हाँ, अगर आपको कोई काम आता है, उन्होंने बोलते हैं कि आपने ये काम करना है, दूसरा करो, तो आपको लगेगा कि मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, भेदभाव हो रहा है कि जब मैं काम कर सकता हूँ। तो उस ये भी हो सकता है। इक्वल पे हो सकता है कि आपको सैलरी कम मिलनी स्टार्ट हो जाए या फिर ज़्यादा मिलनी स्टार्ट हो जाए, वहाँ पर भी प्रॉब्लम्स आती हैं। प्रेगनेंसी, मोस्टली प्रेगनेंसी एम्प्लॉय जैसे वुमेन्स एम्प्लॉयज़ होती हैं, तो वहाँ पे आपको लगता है कि भेदभाव हुआ, हमें छुट्टियाँ मिलनी चाहिए, हमें छुट्टियाँ नहीं मिलेंगी। वैसे गवर्नमेंट ने बोल दिया कि 6 हफ्ते पहले और 6 हफ्ते बाद, जब आपका बेबी होने वाला है उससे 6 हफ्ते पहले 6 हफ्ते बाद छुट्टियाँ होनी चाहिए। कंपनी में ऐसा ना हो पाए, आपको लगे कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है मेरे साथ, तो ये कंपनी में ब्लेम ऑटो मोड पे निकल के आता है। रिलीजन के अकॉर्डिंग, जेंडर के अकॉर्डिंग कई बार कंपनी में ऐसी प्रॉब्लम जनरेट हो जाती है। दूसरा, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी। ऑक्यूपेशनल हेल्थ मीन कंपनी में जो काम करना है उसके ऊपर हमें सब लोगों को पता है कि ये काम करने पे बीमारी जनरेट होती है। उसके लिए सेफ्टी सामान कंपनी में अवेलेबल है नहीं। कई बार ऑप्शन अवेलेबल होती हैं, जैसे मैं बोलूँ कंपनी आपको फिंगर टिप्स, मास्क, आई ग्लासेस, सन ग्लासेस, हेलमेट वगैरह सब कुछ प्रोवाइड करती है। हमें पता होता है कि इस काम को करने से प्रॉब्लम है, लेकिन जानबूझ के फिर भी हम लोग जब वहाँ पे सेफ्टी इक्विपमेंट यूज़ नहीं करते, तो एथिकल डिलेमिनेंस वहाँ पर भी फेल हो जाते हैं। ऑप्शन सी, आप लोग इस तरह से भी काम कर सकते हो, लेकिन आप लोग उस तरह से काम करते ही नहीं हैं। आपको लगता है कि हमें ऐसा बेटर लगता है, तो वहाँ प्रॉब्लम आती है। इसलिए प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं, देखो लिखा भी है, फॉल प्रोटेक्शन। मान लीजिए कोई ऐसी चीज़ें हैं सामान गिरने वाली, प्रोटेक्शन के लिए ही है। आपको लगता है कि यहाँ पे काम करना नहीं, लेकिन काम करना पड़ता है, वहाँ पे प्रॉब्लम जनरेट होती है। हैजर्ड कम्युनिकेशन, ज़्यादा ज़ोर से बोलने से प्रॉब्लम जनरेट होती हैं। स्कैप फोल्डिंग, स्कैप फोल्डिंग का मतलब होता है जब मैक्सिमम वेट नंबर्स, हमें पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सामान इतना ज़्यादा, अभी मैं बोलूँ कि कंपनी में जाना है, अभी लिफ्ट लगी है, सीढ़ियों से भी जा सकते हैं, लिफ्ट में लिखा होता है भी इतना इतना वजन जा सकता है, मैक्सिमम इतने परसेंट। अब तुम बोलोगे हम भर के जाएंगे, बीच में खड़ी होगी, तो वहाँ पे एथिकल फेल्स हो गई। दो ऑप्शन थी, आप सीढ़ियों से भी जा सकते, लेकिन आपने जाना पसंद नहीं किया, आपने सिलेक्शन नहीं की किससे जाए ना जाए, तो प्रॉब्लम जनरेट होंगी। लॉकआउट, कंपनी में जो है ताले वगैरह लग गए, कंपनी में काम नहीं चल रहा। पावर्ड इंडस्ट्रियल ट्रक्स,
लेटर्स कंपनी में बहुत सारी पावर स्टेशन टॉप लीडर कंपनी में चला रहे हैं, वहाँ पर आप प्रॉब्लम रहते हैं। इलेक्ट्रिकल वायरिंग मेथड्स, आपके अपने मान लो कोई बिजली वाला पर्सन होगा ना, सबके अपने मेथड होते हैं। तार कोई बंदा बोलेगा अभी ऊपर ऊपर से लेंगे, कोई बंदा ज़मीन से डालता है, कोई बंदा अपने हिसाब से डालता है, तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम जनरेट होते हैं। दो ऑप्शन आ गई काम है किसान। मान लो आप किसी कंपनी में नया काम करने गए हो, पहले किसी ने काम किया हुआ था, आपको भी किसी बंदे ने किया हुआ काम समझना तो बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि उसके अलग मेथड होंगे, आपके अलग मेथड होंगे, सब यानी कि जैसा काम तो नहीं करते हैं। उसके बाद तीसरा भी बता रहे हैं अभी, सोशल मीडिया रैंट्स एंड विस्टल ब्लोइंग। सोशल मीडिया रैंट्स का मतलब हो गया भी कंपनी में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो ऑनलाइन लर्न पसंद करते हैं। जैसे हम बोले कि उनको लगता है कि कंपनी जितनी सोशल मीडिया में रहेगी उसका बेनिफिट ज़्यादा होता है। कुछ लोग वैसे बोलते हैं विशुअल ब्लोइंग, मार्केट में जाके एडवर्टाइजमेंट करो। तो दो ऑप्शन आ गई। अभी कंपनी ने बोला कि अपना प्रोडक्ट मार्केट में उतार के लेके आना भाई, आप लोग किस तरीके से जाओगे, ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट करोगे या फिर डोर टू डोर जाओगे या फिर मार्केट में भेजोगे। तो दो ऑप्शन आ गई, दोनों पे सहमति बनती नहीं है। टॉप मैनेजर बोलते हैं कि इसमें जाओ, आप लोग बोलते हैं इसमें जाने का बेनिफिट है, तो वहाँ पर भी एथिकल फेल हो जाते हैं। अकाउंटिंग प्रैक्टिस एंड एथिक्स, कंपनी में अकाउंटिंग प्रैक्टिस एंड एथिक्स, कंपनी में अकाउंट्स के लिए रूल बना हुआ है। उन बंदों को रखेंगे जिन्होंने सीए पास की हुई है, मीन चार्टर्ड अकाउंटेंट है। अभी आप लोग सीए की ही नहीं, आप लोगों को की नॉलेज अच्छी है, प्लस टू के बाद हमने अकाउंट्स का काम सीखा है, या फिर हम बोल सकते हैं ग्रेजुएशन हमने की है, हम काम कर सकते हैं। लेकिन दो ऑप्शन आ जाती हैं, जब कंपनी को इमरजेंसी उस पर डिसीजन ही नहीं हो पाता कि इन बंदों को सेलेक्ट करें या फिर रखने का बेनिफिट है या नहीं है, तो वहाँ पर भी एथिकल फेल हो जाते हैं। उसके बाद लास्ट में एक बता रहे हैं कि नहीं, ये तो सत्यम स्कैन को एग्जांपल बताई हुई है। सत्यम सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज है, उसमें किसी प्रकार का स्कैम हुआ था, मीन्स कि हम बोल सकते हैं फाउंडर और डायरेक्टर के बीच में चीट हुआ था, चीटेड फ्रॉम दी फाल्सिंग अकाउंटिंग, मतलब उसमें गलत अकाउंट दिखा के चीट कर लिया गया था। उस टाइम पे जो उन्होंने डिसीजन लिए थे उसके ऊपर एक प्रैक्टिस बताई है, मतलब आप लोग ये स्टडी करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा भी वहाँ पे एथिकल डिलेमनेस कैसे हुआ था। पांचवा है कॉर्पोरेट एस्पिनोलिज्म एंड नॉन डिस्क्लोजर। कॉर्पोरेट एस्पिनोलिज्म का मतलब है कि जो कंपनी का करंट और फॉर्मर वर्कर स्टीलिंग इन्फॉर्मेशन। कंपनी का रूल बना हुआ है कि नॉन डिस कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी, बहुत सारे वर्कर ऐसे हैं भी अपना काम कंपनी में कंप्लीट करते हैं, उनके पास नॉलेज है, वो किसी के साथ दिखाना नहीं चाहते, और कंपनी बोलती है कि आप ऐसा कभी नहीं कर सकते नॉन डिस्क्लोजर, हमें पहले बताओगे। फुली काम जो है ट्रांसपेरेंसी में होना चाहिए। तो ऑप्शन आगे वर्कर बोलते हैं कि हम लोग अपना काम किसी को दिखाएंगे नहीं, कंपनी बोलती है ट्रांसपेरेंसी में काम करो, उनको लगता है कि मेरी जॉब चली जाएगी, कंपनी बोलती है नहीं दिखाओगे तो हम छोड़ देंगे। तो ऑप्शन आगे किस जगह पे सिलेक्शन करें, यहाँ पे अगर सिखा दिया तो प्रॉब्लम हमें जनरेट होगी, तो वहाँ पर भी कई बार एथिकल फेल हो जाते हैं। प्राइवेसी एंड टेक्नोलॉजी प्रैक्टिस, प्राइवेसी वही दोबारा पॉइंट आ गया, आप टेक्नोलॉजी के लेवल में आपको टेक्नोलॉजी की प्रैक्टिस है, आप वो काम कर सकते हो, और प्राइवेसी में कंपनी बोले ट्रांसपेरेंसी में करो, वहाँ पे जनरेट प्रॉब्लम हो जाएगी। भाई ये काम अगर ट्रांसपेरेंसी में कर दिया, अभी बोला जाए भी गैस ही बनानी है, गवर्नमेंट ने रूल है कोई भी बंदा गैस का प्लांट नहीं लगा सकता, आप बोलोगे एलपीजी सिलेंडर हम घर में बना के बेचेंगे, नहीं बना सकते भाई, आप ये ट्रांसपेरेंसी नहीं कर सकते, आपको इसको नॉन डिस्क्लोजर ही रखना पड़ता है प्राइवेसी में। ऐसे वैसे कोई बंदा कोई काम सीख जाएगा तो वहाँ पे प्रॉब्लम जनरेट होती है। फेवरिज्म एंड नेपोटिज्म, किसी चीज़ के फेवर में बात करना है, किसी के बंदे के साथ भेदभाव करना, तो वहाँ पर भी प्रॉब्लम जनरेट होती है। कंपनी में हमें लगता है कि हमारे साथ वाले पर्सन जो काम है उसके फेवर में काम करेंगे, जो हमसे बाद में बंदा है उनको हम पसंद ही नहीं करते, तो प्रॉब्लम जनरेट वहाँ पे भी होती है। कंपनी बोलती है सबको एक जैसा समझा ट्रीट करना है, लेकिन वही प्रॉब्लम वहाँ पर भी जनरेट होती है, तो एथिकल डिलेम्स वहाँ पर भी निकलते हैं। इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी की पॉल्यूशन को ध्यान रखना है। हम बोलते हैं कि अगर पोल्यूशन देखेंगे तो कंपनी का प्रोडक्शन नहीं होगा, मे बी अगर हम लोग ये सारी चीज़ें सेफ्टी वाली देखने लगेंगे तो कंपनी का प्रोडक्शन डाउन होगा। दो ऑप्शन आ गई, दोनों चीज़ों को साथ में लेके चलना है, लेकिन आप लोग साथ में लेके नहीं चल पाते। मे बी आपने नॉर्मल लाइफ में भी कभी ऐसे एक्सपीरियंस हुए होंगे, आपको घर वाले बोले कि ये काम इतने में पैसे में कर दो भाई, आपको पता भी हो नहीं सकता, आपको होता है कि जब मैं बाहर जाऊँगा तो मुझे बाहर में खाने पीने का भी चाहिए, तो वहाँ पे दो ऑप्शन आ जाती हैं, तो एथिकल बिहेवियर वहाँ पर फेल ही हो जाते हैं। हम अपना खाना छोड़ नहीं सकते, घर वाले बोलते हैं इतने पैसे में ये चीज़ ले आओ, तो वहाँ पे प्रॉब्लम जनरेट ऑटोमोटिव जैसे बोलते हैं, सेम कंपनी में भी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है भी, वो आप लोग दूर कर सकते। हाउ टू रिसोल्व डिलेमनेस, जो कंपनी में डिलेमनेस आते हैं, जो प्रॉब्लम्स आती हैं, दो ऑप्शन आते हैं, उनके ऊपर सिलेक्शन नहीं बनती तो कैसे दूर कर सकते हैं। सबसे पहले बिगिन विद दी लीगलिटीज, अगर आप कहता कानून के अकॉर्डिंग चलोगे तो ये दूर हो सकता है। गवर्नमेंट ने जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं उनको पढ़ो, उनको समझो, उनके बेनिफिट को समझो, सब लोगों को बताओ उसका आपको ये बेनिफिट है, तो कंपनी में डिलेमनेस नहीं आएंगे, सब लोग एक ऑप्शन पे काम करना स्टार्ट कर देंगे, दो लाइन में जाएंगे ही नहीं। दूसरा, लुक ओवर द कोड ऑफ एथिक्स, हमेशा कंपनी के रूल्स क्या कहते हैं उनके ऊपर काम करो। जैसे मैं एग्जांपल बोलूँ, आप किसी कंपनी में सेल्स एग्जीक्यूटिव बनने चलेंगे, कंपनी बोला कि पूरा का पूरा गोडाउन आपने संभालना है भाई, आप लोग, हमारा ऑफिस तो हेड ऑफिस चंडीगढ़ में, आप लोग लुधियाना बैठे, अगर आपने सेल करनी है, कंपनी क्वेश्चन बोले भी बाई द वे आपका कस्टमर फ्रेंड आ जाए, वो बोले मुझे 10 दिन का आप उधार पे सामान दे दो,
क्या आप उसको 10 दिन का उधार पे सामान दे दोगे? जबकि कंपनी का रूल नहीं है। कंपनी बोलती है कि आप उधार दोगे तो सिर्फ 2 दिन के लिए दे सकते हो। बोल रहा हूँ 10 दिन के लिए, तो क्या आप अपने फ्रेंड को 10 दिन का उधार दे दोगे? हमें कोड ऑफ कंडक्ट सीखना होगा। जो एथिक्स हैं वो एथिक्स ही कहते हैं कि 2 दिन का उधार है भाई। फ्रेंडशिप आउट ऑफ द बिजनेस, क्योंकि हमें कंपनी के हिसाब से चलना पड़ेगा। अगर कंपनी बिजनेस बोलता है 2 दिन का उधार, आपकी जान पहचान जितनी मर्जी हो, आप लोग उससे बाहर काम नहीं कर सकते। हमें हमेशा कोड ऑफ एथिक्स को देखना होगा। ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वैरायटी ऑफ सोर्स, जितने भी आपके पास सोर्स अवेलेबल है सबसे इन्फॉर्मेशन ले लो, तब जाके आपको पता लगेगा कि हमें किसी सिलेक्शन में जाना चाहिए। अगर आप इन्फॉर्मेशन लोगे नहीं, दो दिशा में बढ़ोगे तो कंपनी में प्रॉब्लम जनरेट होगी। अगर दोनों दिशा की इन्फॉर्मेशन ले लोगे, फिर आपको पता लग जाए भाई क्या चीज़ मेरे लिए बेस्ट है, क्या चीज़ मेरे लिए रॉन्ग है, तो आप बेस्ट की तरफ अपने बढ़ जाओगे। उसके बाद लास्ट में इन्होंने लिखा कि यूज एंड टू सॉल्व एथिकल कंसर्न। हमेशा कोशिश कीजिए जब भी एथिकल जो भी एथिकल आपके पास डिलेम्स आ रहे हैं, इनको यूज़ करने का बेनिफिट क्या है। आप जब मैं एग्जांपल बोलूँ, इन कंपनी बोला था अभी प्राइवेसी एंड और नॉन डिस्क्लोजर, उन्होंने बोला कि जो काम करना है टेक्नोलॉजी में प्राइवेसी होनी चाहिए। हमें उसको समझना चाहिए ना भी इसका बेनिफिट क्या है, इसको यूज़ करेंगे तो बेनिफिट है। जरूर थोड़ी भी सब लोगों को हर एक चीज़ बतानी पड़ेगी कंपनी में। तो अगर आपको यूसेज पता लग जाएंगे और बताने के नुकसान भी आपको पता लगे, तो आप लोग एक दिशा में काम कर सकते हो। जब आप उनको यूज़ ही नहीं करोगे तो आपको प्रॉब्लम जनरेट होगी। जैसे मैंने एग्जाम्पल आपको फैमिली वाली दी, आपको फैमिली ने पैसे दे दिए, बाहर जाइए काम करके दे दो। अगर आप उसमें बेनिफिट देख लें कि हर बार अगर मैं ये काम करता चल जाऊँगा तो मेरा नुकसान है या फैमिली का नुकसान है, उस टाइम पे अगर हम सोचेंगे तो हमारा नुकसान है। लगातार हम किसी चीज़ के पीछे भागेंगे, हम अपनी फैमिली का काम कम करेंगे, अपना पहले अपने लिए सोचेंगे, खाना पीना भी पहले ये चीज़ खानी जरूरी है बाहर से, लगातार आपके लिए प्रॉब्लम जनरेट होगी। अगर उसके नुकसान आपको पता लग जाए, फिर आप नहीं जाएंगे उस दिशा में, तो आपको डिलेमनेस कभी भी जनरेट नहीं होगा। कंसीडर दी पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस, ये पॉइंट वही आ गया, पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस, उससे आपको क्या क्या नुकसान या फिर कौन कौन से कारणों की वजह से आपको मीन्स बेनिफिट हैं, कौन कौन से नुकसान हो सकते हैं। अगर आपको ये क्लियर हो जाए तो कभी भी कहते हैं डिलेमनेस कंपनी में आएगा ही नहीं आएगा। इंश्योर दी एवरीवन इज ग्रुप इन बोर्ड ऑफ द डिसीजन, ये भी ध्यान रखिए कि सब लोग बोर्ड ऑफ डिसीजन की तरफ भागें। जितने भी लोग डिसीजन लेने के लिए आए हैं सब लोग बोर्ड ऑफ ग्रुप की सुने या बोर्ड ऑफ मेंबर की सुने, तो बेनिफिट हो सकता है। हम लोग बोले भी कंपनी को जो कुछ मर्जी बोलते नहीं, हम लोग अपनी मर्जी से काम करेंगे तो प्रॉब्लम जनरेट होगी। हमें हमेशा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की सुननी पड़ेगी, तो कंपनी में बेनिफिट होगा। ये था आपका टॉपिकल एथिकल डिलेमनेस का जो हुआ।